जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें क्लास 11 एंड 12 की सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी की वीडियोस मिलती हैं या फिर कंटेंट्स मिलती है विद नोट्स, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तुम्हारे यूटी में चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, राइट, एंड यू ऑल वेर डिमांडिंग कि मैम चैप्टर 2 जल्दी से पढ़ा दो, सब कुछ समझा दो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू डू दैट ओनली। दिस इज क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, देखो मेरे टाइम में क्या हुआ था ना, ये चैप्टर इतना लंबी था कि पढ़ना तो दूर, समझना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं कहानी के फॉर्म में कैसे इस चैप्टर को खत्म कर दूंगी बात करते करते, तुम्हें समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो चैप्टर में कोई डाउट रहने की कोई गुंजाइश नहीं है अगर तुम लोग वीडियो को देखोगे पूरा एंड तक। वीडियो को एंड तक देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि मैम चैप्टर क्लियर हो गया, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। सच बोलूं ना तो ये चैप्टर इजिएस्ट ऑफ इजिएस्ट है, पर फिर भी हमें डाउट रह जाता है जो कि अब क्लियर हो जाएगा बिकॉज आई एम एवरी टाइम विथ यू। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी टुगेदर। चलो जानते हैं सेल्फ एंड पर्सनैलिटी क्या होती है बेसिक्स लेवल पे। ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है कि हम कौन है। जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है कि हम कौन है, हम क्या चाहते हैं, हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है, हम दूसरों से अलग तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आते हैं बिकॉज ऑफ द नोशन ऑफ सेल्फ। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या होती है, मैं अपनी फ्रेंड से कैसे अलग हूँ, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी कम्स, राइट। एक ही सिचुएशंस में हम डिफरेंट तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ही क्लास में बैठते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होता है ना जो मैम से क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल नहीं डरते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होता है ना जिनको मैम से क्वेश्चन पूछने में बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, राइट। सो दिस इज द पर्सनैलिटी, यहाँ पे पर्सनैलिटी का फैक्टर आता है। तो दिस इज, अगर ले मैन की वर्ड में बोलूँ ना तो दिस इज ओनली व्हाट नोन एज योर पर्सनैलिटी का नोशन, जो तुम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हो, राइट। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ एंड पर्सनैलिटी के डिटेल में, एंड समझेंगे कि सेल्फ एंड पर्सनैलिटी कैसे एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ मतलब होता है कि मैं क्या आइडियाज, क्या वैल्यूज पे बिलीव करती हूँ, एंड पर्सनैलिटी में वो चीजें दिखती हैं। सो दिस इज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द होल चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इन डिटेल में सेल्फ और पर्सनैलिटी के बारे में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आती हैं थिंकर्स के द्वारा, क्या थ्योरीज देते हैं वो, क्या पर्सपेक्टिव्स वो बताते हैं अबाउट सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ऑल दिस थिंग्स वी विल कवर इन दिस होल चैप्टर। ठीक है, सो थोड़ा इंटरेस्ट आ गया होगा कि सेल्फ क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। हम बहुत बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। इन शॉर्ट, जैसे मैंने बताया, सेल्फ का मतलब होता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक वेज इन विच वी डिफाइन आवर एक्सिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो वो बताएगी कि मेरी हॉबीज क्या है, मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, मेरा नाम क्या है। सो ये आ जाता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ विच यू विल डिफाइन योर एग्जिस्टेंस, दैट इज नोन एज योर सेल्फ। कितना आसान था ना, है ना। एंड पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, पर इसका क्या मतलब है, रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। यानी कि कोई चीज मेरे बिहेवियर में हमेशा दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे बिहेवियर में हमेशा दिखता है कि मैं पढ़ते हुए हमेशा खुश रहती हूँ, राइट। सो दिस इज माई पर्सनैलिटी, राइट। अगर तुम्हें दिखेगा कि चैनल पे रोज रोज वीडियो आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली वीडियोज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, राइट। सो मेरे पर्सनैलिटी के बारे में तुम्हें जानने को मिल रहा है, दैट इज योर रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न। जैसे हम बोलते हैं कि कोई पर्सन जो है वो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट कैसे है, क्योंकि हर सिचुएशन में मोस्टली वो ऑनेस्टी का साथ देता है, वो सच बोलता है, इसलिए वो ऑनेस्ट है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी मतलब कि जो आइडियाज हम होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानती हूँ कि हार्ड वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, पर हर अपने लाइफ के हर सिचुएशंस में, हर एग्जाम्स में क्या मैं हार्ड वर्क कर पाती हूँ? यस, देन इट इज माई पर्सनैलिटी कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, राइट। I hope it's clear to everyone. नेक्स्ट we'll be discussing about concept of self. Concept of self की बात करें ना तो हमारे दिमाग में बचपन से ही क्वेश्चन आ जाना चालू हो जाता है कि हम कौन है, हम क्यों दूसरों से अलग है, हमारी आइडियाज क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बचपन से हमें आने लग जाते हैं। लेकिन जब न्यूबॉर्न बेबी जो होता है ना, उसके दिमाग में ये सारे सवाल नहीं आते हैं, बिकॉज उसका जो सेल्फ है वो डेवलप उस टाइम तक नहीं हुआ होता है, राइट। लेकिन जैसे बच्चा ग्रो करना चालू होता है तो उसका सेल्फ डेवलप होता है।
सेल्फ कैसे डेवलप होता है मैम? पेरेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, ये सारे जो लोग होते हैं ना हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्फ को फॉर्म होने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे यहाँ पे देख रहे हो, राइट? सो मैं कैसे अब यहाँ तक आई हूँ, मेरा जर्नी क्या है, तो कहीं ना कहीं मेरी सोसाइटी, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे टीचर्स कहीं ना कहीं ऐसे हैं जिन्होंने मेरे सेल्फ को ऐसा बनाया, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हमारा जो सेल्फ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी से फॉर्म होता है, हमारे इंटरेक्शन से फॉर्म होता है विद इन द सोसाइटी, राइट? एंड हाउ वी गिव मीनिंग टू द experiences we are suffering from or we are having, right? That is your सेल्फ। एंड जब सेल्फ की बात करें ना तो इट इज मॉडिफिएबल, यानी तो सेल्फ जो है, हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे बिलीव्स हैं, इनको चेंज किया जा सकता है, राइट? नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब क्या होता है मैम? तो पर्सनल आइडेंटिटी मतलब वो आइडेंटिटी जिससे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज योर पर्सनल आइडेंटिटी, योर नेम इज योर पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है? पर्सनल आइडेंटिटी के अंदर हमारे क्वालिटीज आते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे पोटेंशियल्स, मेरी कैपेबिलिटीज, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है? पर्सनल आइडेंटिटी मतलब इज ऑल अबाउट कि हम कैसे दूसरों से अलग है, किन चीजों पे, किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, किन क्वालिटीज के बेसिस पे मैं दूसरों से अलग हूँ, दैट इज योर पर्सनल आइडेंटिटी। इट कैन कंसिस्ट योर नेम, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा, ओके? नेक्स्ट कम्स हमारी सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी मतलब मैं सामाजिक तौर पे मेरी आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सामाजिक तौर पे मैं किस रिलीजन से आती हूँ, किस कास्ट से आती हूँ, ठीक है? दिस इज समथिंग विच आई गॉट फ्रॉम माई सोशो कल्चरल environment, getting? So जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्राह्मण हूँ या आदिवासी हूँ या साउथ इंडियन हूँ, सो ऑल दिस थिंग्स इज माई सोशल आइडेंटिटी। क्लियर एवरीवन? सो टू कंक्लूड, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सेल्फ जो है वो हमारे इंटरेक्शन से बनता है ऑफ आवर एनवायरमेंट, आवर सोसाइटी, ऑल्सो हमारे आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिससे हम अपने सेल्फ को बनता हुआ देखते हैं या फॉर्म होता हुआ देखते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एज ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज सब्जेक्ट। लेट्स क्लियर इट आउट। जब मैं कहती हूँ कि मैंने कोई काम किया, देन आई एम सेल्फ एज सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं अपने आप को सब्जेक्ट बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना होमवर्क किया, तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? सेल्फ एज सब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ कि मेरी मम्मी ने मुझसे मेरा होमवर्क कराया, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो सेल्फ एज सब्जेक्ट मतलब कि someone who is doing something. For example, I am doing something, that is self as subject, and someone is making me do something, like that, okay? एक और आता है हमारा self as knower and self as known. knower मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे लाइक्स कैसे हैं, मेरे डिसलाइक्स कैसे हैं, मेरे वैल्यूज क्या हैं, then I'll be self as knower and self as subject. और अगर मैं बोलूँ कि आई एम ट्राइंग टू नो माई सेल्फ, कि मेरे लाइक्स क्या है, मेरे डिसलाइक्स क्या है, देन इट विल बी नोन एज सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, ओके? अगर तुम्हें समझ नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके तुम एक और बार देख सकते हो। इट विल बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, ओके? नेक्स्ट विल बी मूविंग टू काइंड्स ऑफ सेल्फ, कि भाई कितने प्रकार के सेल्फ होते हैं हमारे, ठीक है? जैसे मैंने बताया सेल्फ जो है कैसे फॉर्म होता है, इंटरैक्शंस ऑफ फिजिकल एंड एनवायरमेंटल एंड सोशो कल्चरल फैक्टर्स। यही बताया हुआ है कि भाई हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इंटरैक्शंस, हमारा आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बनाते हैं, यानी कि हमारे सेल्फ को फॉर्म करते हैं, ओके? अब यहाँ पे बताया हुआ है तुम्हारे काइंड्स ऑफ सेल्फ। नंबर 1 है तुम्हारा बायोलॉजिकल सेल्फ। बायोलॉजिकल सेल्फ मतलब देखो, सेल्फ मतलब क्या, कि हम कौन है, राइट? सो बायोलॉजिकल सेल्फ मीन्स कि हम बायोलॉजिकली कैसे हैं या कौन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट क्या है, मेरी वेट क्या है, राइट? या मुझे कोई डिजीज है या नहीं, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर बायोलॉजिकल सेल्फ। यहाँ पे टेबल भी बना दिया मैंने तुम्हारे हेल्प के लिए, ओके? सेल्फ के अंदर हमारी कुछ बायोलॉजिकल नीड्स आती है, जैसे हंगर, थर्स्ट, रेस्ट, सेफ्टी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज योर पर्सनल सेल्फ, जो कि इधर बुक में ठीक से डिस्क्राइब करके नहीं लिखा, तो आई हैव मेड दिस चार्ट। पर्सनल सेल्फ इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट कि हम पर्सनली कैसे हैं, पर्सनल लेवल पे मेरी थॉट्स कैसे हैं, मेरे वैल्यूज कैसे हैं, मेरे बिलीव्स कैसे हैं, राइट? इसके अंदर कुछ नीड्स आती है, जैसे मुझे नीड है पर्सनल लेवल पे फ्रीडम की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, मेरे कुछ गोल्स हैं, सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर पर्सनल सेल्फ। नेक्स्ट इज योर सोशल सेल्फ विच इज द थर्ड थिंग, जिसके अंदर आता है तुम्हारा कि हम सोशली, सामाजिक तौर पर हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारे रोल्स क्या हैं, हमारे रिलेशनशिप्स क्या हैं। एंड सोशल नीड्स में हम बात करें तो सोशल नीड्स में हमें समाज में बिलोंगिंगनेस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, सो दैट इज ऑल योर सोशल सेल्फ। अब सोशल सेल्फ अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद होना चाहिए तुम्हें
Social self is also known as familiar or relational self. ठीक है, that you should remember. For MCQ's purpose also you should know about it. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, जो कि सबसे आसान है एंड यहाँ पे तुम ज्यादा कंफ्यूज होते हो. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल. अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट की. भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपली. सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें ना, कि हम अपने बारे में क्या आइडियाज, क्या थॉट्स, क्या वैल्यूज बना के रखे हैं, दैट इज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है ना कि मैं लेट्स सपोज मुझे लगता है कि मैं बहुत क्यूट हूँ, राइट? सो दैट इज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, सो दिस इज माई सेल्फ कॉन्सेप्ट. दिस इज वन ऑफ द आइडिया विच आई होल्ड फॉर माई सेल्फ, राइट? सो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कि क्या आइडिया तुम अपने बारे में होल्ड करके रखे हो. ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, अब हम अपने बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हम हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव भी सोचते हैं तो नेगेटिव भी सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स में बहुत बुरी हूँ, लेट्स सपोज. सो दिस इज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल, कि हम नेगेटिव क्या सोच सकते हैं. जैसे मैंने बोला, पॉजिटिवली मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, पर नेगेटिव क्या हो सकता है कि मैं शायद स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हूँ, या शायद मैं मैथ्स अच्छा नहीं हूँ. सो दिस इज ऑल योर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट. ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं तो हमें बहुत साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है. दैट ऑल्सो यू विल रीड इन डिटेल इन योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स चैप्टर. Let's understand the next topic, which is self-esteem. Self-esteem क्या होता है वो समझते हैं. सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि मैं अपने बारे में क्या जजमेंट देती हूँ, मतलब मैं अपने आप को क्या समझती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, दिस इज व्हाट आई जज माई सेल्फ, कि मैं टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, राइट? मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, राइट? सो दिस इज माई जजमेंट, कि हाउ आई जज माई सेल्फ. ये वैल्यू जजमेंट होती है कि हम अपने आप को किस तरीके से जज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई आई एम गुड फॉर नथिंग, सो दिस इज योर, ये तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम को दिखाता है कि भाई तुम अपने बारे में क्या राय रखते हो. अब ये जो हमारी सेल्फ एस्टीम होती है ना, ये मेनली 6 से 7 ईयर्स के एज में हमारी सेल्फ एस्टीम फॉर्म होती है. एकेडमिकली हम कैसे हैं, सोशली हम कैसे हैं, फिजिकली हम कैसे हैं, फिजिकल अपीयरेंस में हम कैसे हैं. फॉर हो सकता है कि ना, हो सकता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझते हो कि आई एम वेरी गुड लुकिंग, राइट? सो दिस इज योर सेल्फ एस्टीम. अपने आप को कैसे जज करते हो, दैट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ एस्टीम. फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं खराब हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ. सो दिस इज योर सेल्फ एस्टीम. ठीक है, ऑन द अदर हैंड या इन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं कहूँ कि आई एम गुड एट होमवर्क, या फिर आई एम द वन हु यूजुअली चूजेस द गेम, सो इट मीन्स कि मेरे अंदर हाई सेल्फ एस्टीम है, राइट? हमारी जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो कहाँ से डेवलप होती है? डेफिनेटली हमारी सोसाइटी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है हमारी सेल्फ एस्टीम. ठीक है, जिन बच्चों के पास ना हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम होता है वो एग्जाम में अच्छा करते हैं, लेकिन सोशल लेवल पे अगर किसी इंसान का अच्छा सेल्फ एस्टीम है तो उनके पीयर्स, उनके दोस्त बहुत सारे होते हैं. ठीक है, वो समाज में अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं. ऑन दी अदर हैंड जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है ना, उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, या फिर एंटी सोशल बिहेवियर वो रखते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल द थिंग्स व्हिच यू कैन गो थ्रू. नेक्स्ट इज योर सेल्फ एफिकेसी, व्हिच इज द सेकंड वन. सेल्फ एफिकेसी मतलब क्या होता है ना, कि मैं अपने लाइफ के आउटकम्स को कंट्रोल करती हूँ या नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैंने अपने एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई की थी जिसकी वजह से मेरे स्कोर्स अच्छे आए, अगर मैं ये बोलूँ, सो दैट मीन्स कि मेरी सेल्फ एफिकेसी हाई है. अगर मैं बोलूँ कि किस्मत से मैं पास हो गई, राइट, मेरी डेस्टिनी ऐसी थी कि मैं पास हो गई, सो अगर मैं ऐसे कहूँ तो इट मीन्स कि मेरी लो सेल्फ एफिकेसी है. ठीक है, बहुत आसान था, कुछ डिफिकल्ट था क्या? लेकिन पता नहीं क्यों डिफिकल्ट हो जाता है जब हम ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं तो, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर. यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे हमारी जो सेल्फ एफिकेसी है, अगर हमारी सेल्फ एफिकेसी अच्छी है ना, तो हम अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं नेगेटिविटी है तो हम अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज कर दें. ठीक है, हमारे पास मैजिक होता है, यूँ समझ लो सेल्फ एफिकेसी के, जिसके पास होती है, या जिसकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो हाई होती है, वो ऐसे होते हैं. अब मैम अगर मेरी सेल्फ एफिकेसी लो है तो क्या मैं उसे इंक्रीज कर सकता हूँ? डेफिनेटली हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. सेल्फ एफिकेसी जो है वो समथिंग है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं अपने एज के हिसाब से. अपने ट्राई करोगे तो सेल्फ एफिकेसी तुम डेवलप कर सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज द फोर्थ नंबर, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है मैम? नाम से ही समझ में आ रहा है, हम अपने आप को कंट्रोल करें, हम अपने आप को रेगुलेट करें, मॉनिटर करें, ऑर्गेनाइज करें, अपने बिहेवियर को देखें. दैट इज योर
सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। मैं अपने आप को कमांड दूं, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मुझे कैसे पता कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ? क्योंकि मैं अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, राइट? तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, जिससे मैं अब कंक्लूड कर पा रही हूँ। अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्व ना करूँ तो मैं कैसे बता सकती हूँ, राइट? सो सेल्फ रेगुलेशन कहीं ना कहीं प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आता है विल पावर। बहुत से लोग हैं ना जिनके अंदर बहुत बुरी आदतें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, घंटों घंटों लगे पड़े रहते हैं रील्स में, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम अपने बिहेवियर को मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज तुम लोगों में से किसी को रील्स चलाने की प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज। तो अब इसे कंट्रोल करने के लिए हमारा जो विल पावर है प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विल पावर इज, यू कैन से कि विल पावर जो है वो हमारी कॉन्फिडेंस होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड विल पावर जो है वो डेवलप की जा सकती है। कैसे डेवलप की जाती है? सेल्फ कंट्रोल के थ्रू। हम अपने आप पे कंट्रोल हासिल करें। वो कैसे होगा? वो कुछ टेक्निक से होगा। जैसे पहले है तुम्हारा नंबर 1, ऑब्जर्व योर बिहेवियर, ठीक है। अपने आप को पहले ऑब्जर्व करो। सबसे पहले तो अपनी बुरी आदतों को या अपने वीकनेसेस को ऑब्जर्व करो कि कहाँ तुम कमजोर पड़ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को इंस्ट्रक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि भाई अब जैसे इंस्टाग्राम में एक फीचर है कि भाई 1 घंटे से ज्यादा मैं नहीं चलाऊंगी, तो मैं वो फीचर को अलाउ कर दी। तो अब क्या होगा? मैं अपने आप को इंस्ट्रक्ट होंगी, भाई 1 घंटा हो गया तो अब मैं इंस्टाग्राम से निकलूं। सो दैट इज माई सेल्फ इंस्ट्रक्शन। मैं अपने आप को इंस्ट्रक्ट करूंगी। और तीसरा क्या है? री। अब मान लो 1 हफ्ते तक तो मैंने अच्छे से कंट्रोल नहीं किया, बट अगले हफ्ते से मैंने देखा कि मैं ठीक से कंट्रोल खुद को कर पा रही हूँ, राइट? मेरा जो टाइम स्पेंड है वो कम हो गया है, 1 घंटे से भी कम हो गया है, लेट्स सपोज। तो अब क्या हुआ? मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगी फॉर डूइंग दिस गुड चेंज इन माई सेल्फ। दैट इज योर सेल्फ री इन्फोर्समेंट, ओके। सो इस एग्जाम्पल से आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ विल बी मूविंग टू कल्चर एंड सेल्फ, कि भाई कल्चर एंड सेल्फ क्या होता है एंड इसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब कल्चर एंड सेल्फ के बारे में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक हमारा होगा इंडियन पर्सपेक्टिव और एक होगा हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, ठीक है। इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम बहुत खुले मिजाज वाले लोग हैं, ठीक है। खुले मिजाज वाला मतलब, तो हमारी ये सोसाइटी है, ठीक है, एंड ये है हम। अब हमारी सोसाइटी हमसे दूर है, हमारी और सोसाइटी के बीच में एक बाउंड्री है, ठीक है। कि भाई एक मेरी फैमिली है और फैमिली के बाहर कुछ लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे नेबर्स हैं, एक्सेट्रा। अब वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है ना कि ये जो बाउंड्री है वो क्लियरली फिक्स्ड होती है, ठीक है। कि भाई मेरे पर्सनल मैटर में तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, राइट? तुम लोग अगर वेस्टर्न मूवीज को देखोगे तो तुम लोग देखते होगे इवन पेरेंट्स ऑल्सो समटाइम्स कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर चाइल्ड्स लाइफ, राइट? सो दैट इज योर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वेयर एज इंडिया में देखा जाता है, इंडिया में हम क्या करते हैं भाई, बाउंड्री हमारी भी होती है डेफिनेटली, हमारी सोसाइटी और हमारे बीच एक बाउंड्री रहता है, पर वो बाउंड्री जो है ना वो क्या होता है, शिफ्टिंग नेचर का बाउंड्री होता है। यानी कि कभी कभार शिफ्ट करता है। हमें अपने पेरेंट्स की राय चाहिए या फिर हमारे रिलेटिव्स की कभी कभार हमें हेल्प चाहिए होती है, तो दे डू इट, राइट? समटाइम्स इफ वी नीड सम सजेशन फॉर आवर करियर फ्रॉम आवर रिलेटिव्स या नेबर्स, तो वो हमारी हेल्प करते हैं, राइट? तो शिफ्टिंग नेचर का होता है। हम एक दूसरे से त्योहार में मिलते हैं या हम कभी राय लेते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर आर सेल्फ एंड ग्रुप, या यू को सेल्फ एंड सोसाइटी। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे हम अपने कलेक्टिविज्म पे फोकस करते हैं, वेराज जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है। यानी कि इस डायग्राम में ही तुम लोग देख लो, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो अपने ग्रुप से 1 हैंड डिस्टेंस रखता है कि भाई मेरे पर्सनल मैटर्स में तुम लोग दखल नहीं दे सकते, एक दूरी तय कर दी गई है। वेराज इंडिया में ऐसे क्लियरली दूरी नहीं तय की गई है, शिफ्टिंग नेचर की। अगर हम लोग अपने ग्रुप से मिलते रहते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है कि तुम्हारे नेबर का परसेंटेज कितना है या तुम्हारे रिलेटिव का परसेंटेज कितना है, राइट? तो दैट इज नॉट देयर पर्सनल मैटर, दे आर शेयरिंग टू यू। That is also one of the example that can be kept over here to understand this, right? So I hope it is clear। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई कि भाई कैसे वेस्टर्न लोग जो हैं वो सब्जेक्टिव रिलेशन ज्यादा नहीं रखते, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हैं। ये सारी चीजें तुम्हें इन डिटेल बड़ा बड़ा वर्ड्स करके बता दिया है, ठीक है। अगर तुम्हें इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिटेल में समझना है तो फुल चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सभी टॉपिक्स को इन डिटेल मैंने अच्छे से टाइम लेके समझाया है और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिया है। सो इफ यू आर थिंकिंग कि भाई इससे मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे और ज्यादा डिटेल में नॉलेज चाहिए अबाउट ऑल दिस थिंग्स, यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट प्लेलिस्ट, जो कि मैं आई बटन पे लगा, या फिर तुम लोग चैनल के मेन पेज में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हो उस प्लेलिस्ट को। ओके, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। भाई सेल्फ के बारे में हम लोगों ने इन डिटेल समझ लिया कि सेल्फ मतलब हम, हमारी
आदतें, हमारे एटीट्यूड्स, हमारा बिलीफ, हमारा सोच, हमारे क्या बोलूँ मैं अब, थॉट्स, एवरीथिंग कम्स अंडर योर सेल्फ। ठीक है, सेल्फ के क्या काइंड्स होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े बायोलॉजिकल सेल्फ, देन हम लोगों ने पढ़ा सोशल सेल्फ, पर्सनल सेल्फ। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ के अंदर कुछ कैटेगरीज आती है, जैसे कि पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी। ये सारी चीजें हम लोगों ने इन डिटेल समझ ली सेल्फ के बारे में। एंड साथ में हम लोगों ने पढ़ा कल्चर एंड सेल्फ के बारे में इन डिटेल, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो ज्यादातर बात करता है पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी थ्योरीज की और बहुत सारी चीजों की। तो अब हम लोग पर्सनैलिटी वाले टॉपिक पे मूव करेंगे इन डिटेल। एक और बात बता दूं, अभी पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी से लेके साइकोडायनामिक थ्योरी को इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक और ब्रेक लेंगे एंड तीसरे वाले पोर्शन पे हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे। तो बीच में ब्रेक लेते लेते पढ़ोगे ना तो चैप्टर जो है वो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, एंड साथ में थोड़ा सा स्नैक्स भी लेके बैठो तो थोड़ा सा एंजॉय कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है ना, पर्सनैलिटी कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? सो इट इज अ वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज पर्सोना, विच मीन्स मास्क, जो कि पहले के टाइम में एक्टर्स यूज किया करते थे रोमन थिएटर में। यानी कि देखो, मास्क जो है ना वो पहना जाता था, मेकअप होता था तो मास्क पहनाया जाता था रोमन थिएटर्स में। दैट इज योर पर्सोना, वहां से डिराइव हुआ है पर्सनैलिटी का टर्म। पहले के टाइम पे पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता था पता है? कि भाई जो एक्टर्स हैं वो अपने अपने आप को छुपाते थे, अपना रोल प्ले करते थे, राइट? सो अपनी एक्चुअल ट्रेट्स, एक्चुअल बिहेवियर को और एक्चुअल जो वो है वो ना दिखा के दूसरा जो अपना कैरेक्टर है ना वो प्ले करते थे। दैट वाज एट दैट टाइम पर्सनालिटी। ठीक है, तो रोल प्ले को पहले पर्सनालिटी माना जाता था। एंड ले मैन की डेफिनेशन पूछू, अगर मैं तुमसे ही पूछूं ना कि भाई पर्सनालिटी तुम्हारे हिसाब से क्या होती है, तो तुम बोलोगे कि मैम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी उसकी होती है जो गुड लुकिंग है, नंबर वन तुम लोग ये बोलोगे। नंबर टू, जो बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा है उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, जिसकी मेमोरी बहुत शार्प हो, ठीक है, जो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स रखता हो, सो दैट इज अ गुड पर्सनालिटी या पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू यू, इजंट इट? बट साइकोलॉजी के हिसाब से पर्सनालिटी क्या होती है वो समझते हैं। सो पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक वे होती है ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स इन सिचुएशन। साइकोलॉजी के हिसाब से पर्सनालिटी जो है वो रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज होती हैं। हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो समय समय पे दिखते हैं और स्टेबल होते हैं, दैट इज योर पर्सनालिटी। जैसे मैंने बताया कि भाई मैं मानती हूँ कि हमेशा सच बोलना चाहिए, पर क्या हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में मैं सच बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ? अगर बोलती हूँ तो दैट इज माई पर्सनैलिटी, दैट इज अ ट्रेट ऑफ माई पर्सनैलिटी, दैट इज हाउ माई पर्सनैलिटी इज। सो दिस इज हाउ साइकोलॉजी सीज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पर्सनैलिटी के अंदर आती है हमारे फिजिकल कॉम्पोनेंट्स, हमारे साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स, मतलब फिजिकली हम देखने में कैसे हैं, साइकोलॉजिकली हमारे थॉट्स कैसे हैं, क्या मैं पॉजिटिव एटीट्यूड होल्ड करती हूँ या नेगेटिव एटीट्यूड होल्ड करती हूँ। सो वो पर्सनैलिटी के अंदर देखे जाते हैं। जो मैं मानती हूँ, क्या मेरे बिहेवियर में वो चीजें दिखाई देती हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। थर्ड, यहाँ पे क्या है कि हमारी जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सच बोलने का मेरा जो बिलीफ है, अगर वो मेरे पैटर्न्स या पर्सनैलिटी में हमेशा दिखता है ना, तो उसे चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, राइट? सो इट इज स्टेबल एज अ होल, इट इज ट्राइंग टू से। ओके, डायनेमिक होती है। मेरी पर्सनैलिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी से अलग होगी, मेरी सोच तुम्हारी सोच से अलग होगी, मेरा बिहेवियर, मेरे एक्शंस, मेरे रिएक्शंस टोटली तुम्हारे से डिफरेंट होंगे। सो दैट इज योर डायनेमिक्स, राइट? अगर हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को कैरेक्टराइज करते हैं, यानी कि हम समझने की कोशिश करते हैं, हम एक्सेस करते हैं, तो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में वो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैंने पर्सनालिटी का असेसमेंट किया, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो हम जान पाएंगे कि ऐसे सिचुएशन, एग्जाम के सिचुएशन में वो सेम पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। वी कैन प्रेडिक्ट दैट, दैट इज रिटन ओवर हियर। अब साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे टू स्टडी अबाउट द पर्सनालिटी। ठीक है, तो इस पर्सनालिटी को पढ़ते हुए उन्होंने बहुत सी चीजें पता की, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होती है। ठीक है, और पर्सनालिटी को इन डिटेल समझने के लिए पर्सनालिटी को डिफरेंट भाग में डिवाइड भी किया गया। सो दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया कि पर्सनालिटी को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने उसे 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 होता है तुम्हारा टाइप पर्सनालिटी, टाइप अप्रोचेस, जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को समझते हैं। नंबर 2 है हमारा ट्रेट अप्रोच एंड नंबर 3 है हमारा इंटरैक्शनल अप्रोच। तो इस चैप्टर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच के बारे में। टाइप अप्रोच मतलब टाइप अप्रोचेस इज ऑल अबाउट, तुम लोग मान के चलो कि इट इज ऑल अबाउट कि हम लोगों को डिफरेंट टाइप में बांट देते हैं कि भाई ऐसी पर्सनालिटी को हम ये कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 पर्सनालिटी, टाइप 2 पर्सनालिटी, ऐसे। ठीक है, एंड ट्रेट अप्रोच में क्या होता है ना कि हम लोग फोकस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फॉर एग्जाम्पल कि
ऐसे कैरेक्टर्स रखने वाली पर्सनैलिटी को हम ये कहेंगे, ये वाली क्वालिटीज़ रखने वाले पर्सनैलिटीज़ को हम ये कहेंगे, ठीक है? सो दैट इज़ योर ट्रेट पर्सनैलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट अप्रोचेस इज़ गिवन टू यू। एंड इंटरैक्शनल अप्रोच मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे सोशियो कल्चर या सिचुएशनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किस एरिया में रह रही हूँ, मेरी सोसाइटी कैसे है, वो मुझे मेरी पर्सनैलिटी को शेप कर रही है। सो दैट इज व्हाट वी रीड इन योर इंटरैक्शनल अप्रोच इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप अप्रोच। एंशिएंट टाइम से हम लोग टाइप अप्रोचेस के बारे में इन डिटेल पढ़ते हुए आए हैं, चाहे वो फिलोसोफर्स हों या फिर साइकोलॉजिस्ट हों। फिलोसोफर्स की बात करें या यू को फिजिशियन की, तो एक हमारे ग्रीक के फिजिशियन थे जिनका नाम था हिपोक्रेट्स, ठीक है? उन्होंने पढ़ाई की थी पर्सनालिटी के, उन्होंने बताया था कि पर्सनालिटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड एंड ह्यूमर। उन्होंने डिवाइड किया था पर्सनालिटी को इनटू सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलैंकोलिक एंड कॉलरिक, ठीक है? चारों के चारों पर्सनालिटी के ट्रेट्स जो हैं या टाइप्स जो हैं वो कैरेक्टराइज करते हैं बिहेवियरल फीचर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है? नेक्स्ट हमारे इंडिया की भी बात करें तो इंडिया के भी आयुर्वेदा में पर्सनालिटी को पढ़ने की कोशिश की गई थी एंड आयुर्वेदा के हिसाब से लोगों को कैरेक्टराइज किया था इनटू वात, पित्त एंड कफ ऑन द बेसिस ऑफ 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स, यानी कि त्रिदोषा के बेसिस पे, त्रिगुणास के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया गया इनटू सत्व, रजस एंड तमस, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया हुआ है कि वात, पित्त, कफ इसका क्या मतलब होता है, बट यहाँ पे समझाया हुआ है इन डिटेल कि सत्व, रजस एंड तमस क्या होता है। सो सत्व मतलब क्या होता है ना, सत्व गुण। सत्व गुण मतलब कि वो इंसान जो बहुत शांत है, जो बहुत सच मतलब बहुत ज्यादा सच बोलता है, जो बहुत ड्यूटीफुल है, डिसिप्लिन्ड है, तो उसे हम सत्व गुणी पर्सन कहते हैं। रजस गुनी पर्सन कौन है? वो पर्सन जिसके अंदर डिजायर है ऑफ ग्रेटिफिकेशन, डिससैटिस्फैक्शन होता है या फिर जेलस होता है वो दूसरों से, मेटरलिस्टिक मेंटालिटी होती है कि पैसा कमा ले, ये हो जाए, वो हो जाए, तो दैट पीपल, दोज काइंड ऑफ पीपल आर नोन एज रजस गुना। उनके पास रजस गुना होता है, वो रजस लोग होते हैं। तीसरा है हमारा तमस गुना। जिसके पास तमस गुना है वो लेजी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, एरोगेंट होते हैं या हेल्पलेस होते हैं, ठीक है? सो ये हमारी दूसरी कैटेगरी हो गई। एक हमारी तीसरी कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ पर्सनालिटी है जहां पे हम लोगों ने देखा कि शील्डन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया पर्सनालिटी का टाइप। उन्होंने बताया कि भाई पर्सनालिटी बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे उन्होंने बताया कि भाई पर्सनालिटी 3 टाइप की होती है। एक होता है हमारा एंडोमॉर्फिक, एक होता है हमारा मेसोमॉर्फिक एंड एक होता है हमारा एक्टोमॉर्फिक। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे लोग आते गए and उन्होंने टाइप ऑफ पर्सनालिटी दी है, राइट? दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज टाइप अप्रोच, ठीक है? सो एंडोमॉर्फ्स वो होते हैं जो कि बहुत फैट हैं, सॉफ्ट हैं, राउंड है। तुम्हारे कोई ऐसे फ्रेंड जो थोड़े से मोटे हैं, सॉफ्ट हैं, क्यूट हैं, तो उनको तुम बोल सकते हो कि वो एंडोमॉर्फ्स हैं इनके हिसाब से, ठीक है? दूसरा है हमारा मेसोमॉर्फ्स। तो मेसोमॉर्फ्स वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर वाले लोग हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, उनकी बॉडी बिल्ड अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड वाले लोग, तो उनको हम बोलते हैं मेसोमॉर्फ्स। एंड एक हमारा होता है एक्टोमॉर्फ, राइट? सो एक्टोमॉर्फ मतलब वो लोग जो बहुत पतले पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं एंड दे आर ब्रेनी। उनको माना जाता है कि वो बहुत ब्रेनी है, आर्टिस्टिक है एंड इंट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी वो रखते हैं। इट इज क्लियर टू यू, आई होप। नेक्स्ट है हमारे जंग। जंग ने फिर पर्सनालिटी को फर्दर बताया कि भाई पर्सनालिटी जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होता है इंट्रोवर्ट्स, दूसरे होते हैं एक्सट्रावर्ट्स। तो इंट्रोवर्ट्स मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, जो अकेला रहना प्रेफर करें, जो अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा दूर रखें, शाइल नेचर वाले लोग होते हैं। एंड एक होते हैं हमारे एक्सट्रावर्ट्स जो कि देखने को मिलता है बहुत सोशिएबल हैं, विथड्रॉन है, अगर उनको घर में बंद कर दो तो वो उनको बहुत खराब लगता है, डिप्रेस्ड हो जाएंगे वो। सो दैट इज योर एक्सट्रावर्ट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रूडमैन एंड रोजनमैन, जिन्होंने बताया कि भाई पर्सनालिटी जो है वो एक टाइप ए रखती है एंड टाइप बी पर्सनालिटी होती है। टाइप ए पर्सनालिटी मतलब ऐसे लोगों की पर्सनालिटी जो बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, उनके पास पेशेंस बहुत कम होता है, उनको लगता है कि भाई बहुत सारा काम उनको कवर करना है, उनके पास टाइम नहीं है, वो हमेशा हरी में रहते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है? टाइप ए पर्सनालिटी को बेसिकली हाइपरटेंशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हार्ट डिजीज यानी कि सीएचडी होने के चांसेस होते हैं, राइट? उनकी ब्लड प्रेशर लेवल्स जो हैं वो भी बढ़ते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो भी ज्यादा होते हैं एंड मोस्टली जो टाइप ए वाली पर्सनालिटी होती है वो स्मोकिंग करने लग जाते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारी टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप बी पर्सनालिटी वाले जो लोग हैं वो टोटली ऑपोजिट होते हैं ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी, ठीक है? एंड नेक्स्ट है हमारे जिनके बारे में इतना डिटेल में दिया नहीं हुआ है, टाइप सी की पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी होती है जो कि प्रोन होते हैं टुवर्ड्स कैंसर। सी से पता चल रहा है टाइप सी मतलब जो कैंसर के प्रोन हो, ठीक है, या रिस्क है उनके अंदर कैंसर होने की। अब ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं, अपने बात को खुले तरीके से नहीं बताते कि भाई वो क्या चाहते हैं, ठीक है? उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो सही
को सही और गलत को गलत बता पाएं, लाइक दैट। पेशेंस उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, नेगेटिव इमोशंस को वो सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, गुस्सा भी आया तो वो दिखाते नहीं है, राइट। सो दैट इज टाइप सी पर्सनैलिटी। ओके, टाइप डी पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिनके बारे में रिसेंटली काम चल रहा है, एंड वो बताते हैं कि भाई ऐसे लोग जिनको टाइप डी पर्सनैलिटी जिनकी है उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ट्रेट अप्रोचेस। तो टाइप अप्रोचेस, आई होप इट इज क्लियर, इट वाज वेरी 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 इजी। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रेट अप्रोचेस कि भाई ट्रेट अप्रोचेस क्या है। तो ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी पे हम फोकस करते हैं इन आवर ट्रेट अप्रोच। यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि लोग जो हैं ट्रेट्स के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं लोगों को या पर्सनालिटी को, लोगों की पर्सनालिटी को। यहाँ पे समराइज में बताया हुआ है कैसे कि हमारे जो ट्रेट्स हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। ट्रेट इज समथिंग व्हिच इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हिच इज आवर एबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आई एम गुड एट समथिंग, सो दैट इज माय ट्रेट, दैट इज माय कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो ये जो हमारी ट्रेट होती है वो स्टेबल रहती है, ठीक है, हमेशा रहती है। नंबर टू, जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम में मैं ऐसा बिहेव करती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं हर परिस्थिति में बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ, राइट। सो दैट इज कंसिस्टेंट, मैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में तुम्हें खुशी दिखूंगी, दैट इज योर एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट इज इनका स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्बिनेशन जो है वो वराई करता है इंडिविजुअल से, बिकॉज हम जानते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो हम ऐसा नहीं कह सकते भाई ऐसी ही पर्सनालिटी होती ही होगी, राइट, बिकॉज लोग जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसीलिए हमारे जो टाइप अप्रोचेस है उसके अंदर कुछ क्रिटिसिज्म हम लोगों को देखने को मिले कि भाई टाइप अप्रोचेस जो है वो बहुत ज्यादा सीमित है, राइट। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो ज्यादातर बिलीफ जो है वो देते हैं टुवर्ड्स द ट्रेट अप्रोच। नाउ ट्रेट अप्रोच के अंदर हमारे काफी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पायनियरिंग वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है हमारे गॉर्डन एल्पॉट। अकॉर्डिंग टू एल्पॉट, इन्होंने बताया कि हम जो वर्ड्स यूज करते हैं टू डिस्क्राइब आवरसेल्व्स, दैट इज समहाउ और द अदर सेज अबाउट आवर पर्सनालिटी। जैसे मैं बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करी हूँ, तो अभी बहुत सारे वर्ड्स में से कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ तुम्हें बताएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट गॉर्डन एल्पॉट बिलीव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने 3 चीजें कैरेक्टराइज की हैं अबाउट द ट्रेट्स। नंबर 1 इज योर कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट्स मतलब ऐसे ट्रेट्स जो हमारे लाइफ टाइम में तुम्हें दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं या बिलीव करते थे, राइट। सो इस बिलीफ को तुम देखोगे ना तो महात्मा गांधी ने पूरे लाइफ नॉन वायलेंस का सहारा लिया था, राइट। सो दिस इज समथिंग। कार्डिनल ट्रेट्स मतलब ऐसे ट्रेट्स जो हमारे एंटायर लाइफ में या हमारी एंटायर लाइफ उस आइडिया के आसपास रिवॉल्व करे। नेक्स्ट होती है हमारी सेंट्रल ट्रेट। इट इज समथिंग जो हमारे पर्सनैलिटी में ज्यादा टाइम तक रहे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम वार्म, आई एम सिंसियर, आई एम डिलिजेंट, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर सेंट्रल ट्रेट्स। एंड सेकेंडरी ट्रेट्स वैसे ट्रेट्स होते हैं ना जो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज मैंगो पसंद है, कल आइसक्रीम पसंद हो जाएगी, परसों ग्रेप्स पसंद हो जाएगा, राइट। सो इट्स समथिंग जो कि लीस्ट जनरलाइज्ड होते हैं, राइट। सेकेंडरी की ट्रेट्स जो है इट इज समथिंग विच इज लीस्ट जनरलाइज्ड एंड वो चेंज हो सकते हैं, जैसे हमारी प्रेफरेंसेस समय के साथ साथ चेंज होती है। कैटल ने दिया है कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स, इन्होंने दिया है कुछ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, राइट। एंड ही गेव फैक्टर एनालिसिस के थ्रू, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है तो इसके थ्रू उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में काफी चीजें बताई। सोर्स टेस्ट के बारे में बताया जिससे जो चीजें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या हमारे बिहेवियर में स्टेबल रहती हैं, एंड इट इज समथिंग विच इज आवर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी, उसके बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सरफेस ट्रेट्स के बारे में वो बात करते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंटरेक्शंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट से फॉर्म होता है। फर्दर उन्होंने 16 पीएफ यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किया जिसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक है, राइट। सो जो कि अभी तक या अभी भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज योर आइसेंक्स थ्योरी, ठीक है। आइसेंक्स ने बताया है कि पर्सनैलिटी के कुछ 2 ब्रॉड डिमेंशंस है। नंबर 1, इट इज न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि कोई पर्सन जो है न्यूरोटिक है मतलब बहुत मूडी है, एंशियस है, रेस्टलेस है, टची है, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है। एंड एक कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखते हैं, राइट। काम होते हैं, इवन टेम्पर होते हैं, गुड टेम्पर होते हैं, राइट, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इज योर एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन मतलब वो लोग जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, राइट। एंड इंट्रोवर्जन मतलब कि वो लोग जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, राइट, बहुत ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं, राइट, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। नेक्स्ट अगर बात करें तो आइसेंक्स ने तीसरा डिमेंशन भी दिया है विच इज योर साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशलिबिलिटी, जिसके बारे में तुम्हारी बुक ने इतना डिटेल में नहीं बताया है। फर्दर
तुम्हारी बुक में ये भी बताया कि आइसेंक्स ने पर्सनालिटी क्वेश्चनर बताया था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद तुम लोग पढ़ने वाले हो, राइट। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, फटाफट से समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जिसे हम कहते हैं बिग 5 फैक्टर्स। हमारे पर्सनालिटी में मोस्टली ये देखने को मिलते हैं, ये फैक्टर्स। कुछ लोग होते हैं जो कि ओपन रहते हैं, ओपन मतलब बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती है उनके अंदर, नए आइडियाज में खुले रहते हैं, एडवेंचरस लाइफ जीना पसंद करते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। दिस इज नोन एज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट होता है हमारा एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन मतलब हम बहुत ज्यादा आउटगोइंग हैं, सोशली एक्टिव हैं, राइट, और बहुत ज्यादा टॉकेटिव हैं, फन लविंग है, सो दैट इज योर एक्स्ट्रावर्जन। कुछ लोग होते हैं एग्रीविएबल, मतलब बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, केयरिंग होते हैं, राइट, सो दैट इज एग्रीविएबल। न्यूरोटिसिज्म मतलब कि वो लोग जो इमोशनली अनकंट्रोल या इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, एंशियस, वरिड, फियरफुल, डिस्ट्रेस्ड, ये सारी चीजें हम देखते हैं उस पर्सन में। कॉन्शियसनेस में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, राइट। सो ये जो हमारे पर्सनैलिटी के बिग 5 फैक्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, बहुत डिफरेंट कल्चर्स में इसको देखा गया कि ये इसका जो यूज है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसे देने वाले थे हमारे पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे, ठीक है, नाम याद रखना, सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से भी और बोर्ड एग्जाम के शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट या यू को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, दैट इज योर साइकोडायनेमिक थ्योरी। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तुमसे 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में पक्का पूछेगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। साइकोडायनेमिक थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड का नाम जरूर आता है। सिगमंड फ्रॉइड को तुम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में। अगर भूल गए तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, लेट्स ट्राई टू नो हिम, ठीक है। तो ये हमारे एक बहुत प्रसिद्ध फिजिशियन थे जिन्होंने डेवलप की है साइकोडायनेमिक थ्योरी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनको इंटरेस्ट था ना लोगों के बारे में जानने का, लोगों के अनकॉन्शियस डिजायर्स, अनकॉन्शियस मोटिव्स को जानने का बहुत इंटरेस्ट था, तो इसीलिए इनका हमारे साइकोडायनेमिक थ्योरी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अनकॉन्शियस डिजायर्स पे फोकस करता है, या इन चीजों पे, जिन चीजों के बारे में हम अवेयर नहीं है। तो फ्रॉइड ने क्या किया, फ्री एसोसिएशन पे फोकस किया, जहाँ पे लोग जो है वो रिवील करते हैं, ओपनली शेयर करते हैं अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड आइडियाज को, जो भी कुछ होता है उनके माइंड में। ड्रीम एनालिसिस पे फोकस किया उन्होंने, एनालिसिस ऑफ एरर्स। सो इन सभी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए वो चाह रहे थे टू नो पर्सनैलिटी, ही वॉज ट्राइंग टू नो अबाउट द इनसाइड थॉट्स और हाउ माइंड फंक्शंस एक्सेट्रा, ही वॉज ट्राइंग टू नो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 1 इज योर कॉन्शियस, नंबर 2 इज योर प्री कॉन्शियस एंड नंबर 3 इज योर अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब कि हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में अवेयर है। मुझे अभी गुस्सा आ रहा है तो ये मेरी क्या हो गई, कॉन्शियस स्टेट हो गई, जहाँ पे मुझे पता है कि मेरी फीलिंग्स अभी क्या है, मुझे जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस में मतलब कि समथिंग अगर मुझे कुछ याद दिलाया जाए तो मुझे याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी टीच कर रही हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं अभी माइंड में क्या सोच रही हूँ। तो दैट इज माई प्री कॉन्शियस। एंड सब अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस इज समथिंग विच इज आई एम नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो मेनली हमारे एग्रेसिव थॉट्स होते हैं या सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, ऑल दिस थिंग्स are mostly under our unconscious desires that is suppressed somewhere or the other according to Sigmund Freud, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, something which is you are supposed to know. Psychoanalysis is a therapeutic procedure जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रूड। यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, हमारे रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल्स को कॉन्शियस स्टेट में, यानी कि कोई चीजें जो हमारे अनकॉन्शियस स्टेट में चल रही है उसके बारे में हम अवेयर नहीं है, तो फ्रूड क्या कर रहे थे, उन चीजों को हमें अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे इन दिस थ्योरी या इन दिस थेरेपी एक्चुअली। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ईद। यहाँ पे हमें मोस्टली कंफ्यूजन होता है, ये हमारा प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब समथिंग विच वर्क्स ऑन आवर प्लेजर, ठीक है। इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, ये सारे जो वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं, दिस इज योर की वर्ड विच यू मस्ट हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स। तो अगर हम ईद की बात करें ना तो इट इज समथिंग, वो एक छोटा सा बच्चा होता है, एग्जाम में मत लिख के आना कि वो बच्चा होता है, बट फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड कि
ईद जो है वो छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, उसके बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अभी शॉप पे जाएगा, जूता देखेगा तो बोलेगा कि मुझे जूता चाहिए, फिर वो आइसक्रीम देखेगा, वो बोलेगा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, वो फोन देखेगा तो वो बोलेगा मुझे रील्स देखना है, राइट। सो ईद जो है इट इज इंस्टिंक्चुअल एनर्जी पे काम करता है, उसे फटाफट से ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, यानी कि इंस्टेंट या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, या फिर इमीडिएट उसकी नीड्स होती है जो कि उनको फुलफिल करो टू गेट प्लेजर, राइट। दैट इज योर ईद। कुछ भी देखेगा तो उसे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ईगो, ईद का बड़ा भाई ईगो, ठीक है। ईगो क्या है कि भाई कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि मेरे भाई की जो डिमांड है, मेरे छोटे भाई का जो डिमांड है वो फुलफिल भी हो जाए, लेकिन वो कुछ गलत रास्ता ना अपनाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ईद बोलेगा कि मुझे वो जूते चाहिए, ठीक है, एंड ईगो जो है वो उसका बड़ा भाई वो बोलेगा कि भाई जूते चुराना गलत है, जाओ चुरा के देखो, पुलिस वाले आ जाएंगे तुम्हें पकड़ने, ठीक है। तो एक रियलिटी चेक तुम्हें देता है तुम्हारा ईगो। एंड एक होता है हमारा सुपर ईगो जो कि काम करता है मॉरल प्रिंसिपल पे। मॉरल प्रिंसिपल पे हमारा सुपर ईगो काम करता है, ठीक है। एंड सुपर ईगो जो है वो पेरेंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ईद का जो पेरेंट है वो हमारा सुपर ईगो है। अब बच्चा बोल रहा है कि मुझे जूता चाहिए, ठीक है, तो उसके पापा क्या बोलेंगे, भाई जूते की जरूरत है तुम्हें, अगर जरूरत है देन वी विल बाय, अगर जरूरत नहीं है तो वी विल नॉट बाय, राइट। सो सुपर ईगो जो है वो सुपर की तरह काम करता है, वो बताता है कि भाई मॉरली ये चीज सही है या नहीं है, तुम्हें जरूरत है या नहीं है, वैल्यूज के हिसाब से, मॉरल्स के हिसाब से तुम्हें गाइड करता है तुम्हारा सुपर ईगो। तो आई होप ईद, ईगो, सुपर ईगो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ चीजें हैं जो तुम लोग रीड करोगे तो तुम लोग आराम से समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, कभी कभार क्या होता है ना, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटीज होने लग जाती हैं, तो एंजाइटीज को डील करने के लिए हमारा जो ईगो है वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज करता है। अब नाउ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, तो डिफेंस मैकेनिज्म इज समथिंग जो कि हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर हमारे काफी सारे काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बताया हुआ है, एक है तुम्हारा रिप्रेशन। रिप्रेशन में हम क्या करते हैं ना कि भाई कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया और हम देख के बहुत ज्यादा डर गए, तो हम क्या करेंगे कि भाई हम भूल जाएंगे कि वो एक्सीडेंट कभी हुआ भी था, तो दैट इज योर रिप्रेशन। रिप्रेशन मीन्स कि हम उस थॉट को या उस जो थॉट है वो मुझे बार बार परेशान करिए तो मैं उस थॉट को दबा दूंगी, भूल जाऊंगी। दैट इज योर रिप्रेशन, नंबर वन। नंबर टू, प्रोजेक्शन। सो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है, पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा वाला कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट होल्ड करता है, ठीक है। अब वही गुस्से वाला पर्सन दूसरे पर्सन को जाके बोले कि तुम बहुत गुस्सा करते हो, राइट। सो प्रोजेक्शन इज जस्ट समथिंग दैट जहां पे हम क्या करते हैं, अपने एट्रीब्यूट को, अपने गुणों को दूसरे में देखते हैं, दैट इज योर प्रोजेक्शन, ठीक है। सो पीपल attribute their own traits to others, मतलब गुस्सा तो तुम, गुस्से वाले तो तुम हो, लेकिन तुम बोल मुझे रहे हो कि मैं गुस्से वाली हूँ। सो दैट इज योर प्रोजेक्शन, ओके। नेक्स्ट होता है हमारा डिनायल। डिनायल मतलब कि किसी को कैंसर हो गया एंड वो बोल रहा है कि नहीं मुझे कैंसर नहीं हुआ, ठीक है। वो रिपोर्ट्स देखने के बाद बोला कि नहीं नहीं मुझे कैंसर हुआ ही नहीं है, तो वो डिनाई कर रहा है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दैट इज योर डिनायल। नंबर फोर इज योर रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे अंदर अर्ज कुछ और है, हम कर कुछ और है, ठीक है। मुझे अभी करने का मन क्या कर रहा है, मुझे अभी टीवी देखने का मन कर रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है। मुझे अभी टीवी देखने का मन कर रहा है, पर मैं कर क्या रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज है टू सी द टीवी, राइट। बट मैं अभी कर क्या रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, राइट। सो दिस इज योर रिएक्शन फॉर्मेशन कि मैं करना कुछ और चाह रही हूँ पर मैं कर कुछ और रही हूँ, राइट। नेक्स्ट इज योर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम अजीब से हरकतें करते हैं, मतलब अनरीजनेबल फीलिंग या अनरीजनेबल बिहेवियर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका एक एग्जाम था, ठीक है, वो एग्जाम देकर आता है, वो बोलता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया ना, तो अब मैं दूसरे पेन लेकर आता हूँ, और दूसरे पेन वो लेकर आया, वो बोला कि अगला वाला एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पेन। तो अनरीजनेबल बिहेवियर वो शो करता है इन व्हाट नोन एज योर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम देखते हैं अनरीजनेबल बिहेवियर, अनरीजनेबल एक्शन, रिएक्शन, दैट इज व्हाट नोन एज योर रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, विच इज ऑल्सो नोन एज 5 स्टेज थ्योरी और of personality, or you can say psychosexual development, which is again given by Freud, Sigmund Freud, ठीक है। So अब this topic is important not only कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट ऑल्सो तुम्हारे CUET में ये ऑर्डर पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेज किसके बाद आता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू कि 2024 का जो 2025 का जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो जिसमें तुम्हें सभी स्टेजेस को इन डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करना है।
ठीक है। सो पहला स्टेज आता है हमारा ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, न्यू बॉर्न है, उनका जो प्लेजर सीकिंग एरिया होता है वो होता है माउथ, जिससे वो खाना खाते हैं, राइट, जिससे आफ्टर सम टाइम वी सी कि थंब सकिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं, बैबलिंग करते हैं। सो दैट इज योर ओरल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनल स्टेज। एनल स्टेज में हम देखते हैं कि एनल एरिया जो है इस टाइम पे सेंटर ऑफ प्लेजर होता है, एंड इस टाइम के आसपास बच्चे से डिमांड किया जाता है कि भाई तुम थोड़ा सोशली थोड़ा सा जिम्मेदार बनो, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, यूरिनेशन एंड डिफेक्शन की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, एंड चाइल्ड से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी चीजें बेसिक है एंड वो इसे सीखे। नेक्स्ट आता है हमारा, सो फर्स्ट है हमारा ओरल स्टेज, सेकंड है हमारा एनल स्टेज, देन आता है हमारा फैलिक स्टेज, ठीक है। फैलिक स्टेज में हम देखते हैं कि चाइल्ड जो है वो डिफरेंशिएट करना सीख जाता है बिटवीन हु इज अ मेल एंड हु इज अ फीमेल, मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं, ये डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसके अंदर आता है एक ओडियोपस कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम देखते हैं साइकोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम देखने को मिलता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज में डेवलप हो जाता है, जहां पे वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड फादर से हॉस्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। उनको डर लगता है कि उनके फादर कभी ना कभी उन्हें पनिशमेंट दे देंगे, एंड वो कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं टू सेटल विद देयर मदर, टू मैरी विद देयर मदर, राइट। सो दैट इज योर ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि यहाँ पे डेवलप हो जाता है इन बॉयज एट दैट टाइम पीरियड। एंड गर्ल्स में देखा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट, जहाँ पे ये स्टोरी भी है इलेक्ट्रा, एक ग्रीक कैरेक्टर की, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो अपने ब्रदर को बोलती है या इंड्यूस करती है टू किल हर मदर, तो वो अपनी मदर की तरफ हॉस्टाइल हो जाती है एंड अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, राइट। एंड शी इवन थिंक्स टू सेटल डाउन विद हर फादर। सो दैट हैपेंस इन द Electra complex. Okay, so this is your phallic stage. Next comes under your latency stage. Latency stage हमारा next stage होता है, ये 7 years के after देखा जाता है near about, and until end होता है till puberty, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो बच्चा है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है फिजिकली, ओके, एंड यहाँ पे वो ज्यादातर फोकस करता है सोशल एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है हमारा जेनिटल स्टेज, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जो चाइल्ड है, वो डेवलप हो जाता है, उसके अंदर इतना उसके अंदर साइकोसेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। वो he or she understand to deal with the opposite sex person, right, so that maturity he or she develops. नेक्स्ट आता है हमारा इसी स्टेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट विच इज फिक्सेशन, एंड एक होता है रिग्रेशन। फिक्सेशन मतलब क्या होता है कि किसी स्टेज पे हम फेल हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा फेल हो जाता है टू अंडरस्टैंड अबाउट एनल स्टेज पे वो फेल हो जाता है, उससे नहीं, वो सीख नहीं पाता कि कैसे डिफेक्शन करते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग वो नहीं सीख पाता है, एंड अभी तक वही सेम प्रॉब्लम चली आ रही है, राइट। सो दैट इज फिक्सेशन, कि वो उस स्टेज पे फेल हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पे उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, राइट। तो दिस इज फिक्सेशन, जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चा जो है या इंडिविजुअल जो है वो किसी एक स्टेज पे अटका ही रह जाता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होने लग जाता है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का, किसी बच्चे को अभी भी अपने फादर की तरफ हॉस्टिलिटी है, ठीक है, नफरत है, एंड मदर की तरफ स्टिल अट्रैक्शन है, तो इससे क्या होगा, उसके जो डेवलपमेंट है वो बहुत खराब तरीके से होगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा रिग्रेशन, जहाँ पे हमें अक्सर डाउट रह जाता है। रिग्रेशन इज नथिंग बट इट इज समथिंग विच इज जब एक इंडिविजुअल टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए अपने किसी स्टेज में चला जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्ची है या कुछ बच्चा है जो बहुत ज्यादा उदास हो गया है, एग्जाम में उसके कम मार्क्स आ गए हैं, तो वो बच्चे की तरह हरकत करने लग गया, मतलब अपनी मम्मी के गोद में चला गया, ठीक है। तो बच्चों वाली हरकतें कभी कभार हम करने लग जाते हैं, राइट। सो दैट इज रिग्रेशन, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं, हम टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए अपने प्रीवियस स्टेजेस में चले जाते हैं, मतलब हमें स्ट्रेस होता है ना, तो हम बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। सो दिस इज द रिग्रेशन स्टेज, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट कि हम स्लाइड कर जाते हैं इन आवर previous stages when we are in stressed or when we are overwhelmed, right. next आता है हमारा पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस, यानी कि फ्रूड के अप्रोचेस जो हैं वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एंड द स्टेजेस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। इसके बाद आते हैं कुछ पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस, मतलब फ्रूड के बाद उनके साथ काम करने वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज देना शुरू कर दिया यहाँ पे इनके काउंटर पे, दैट वी आर गोइंग टू रीड ओवर हियर, ठीक है। इन थ्योरीज को हम न्यू एनालिटिक भी कहते हैं या फिर पोस्ट फ्रूडियन भी कहते हैं। नंबर 1 है हमारे कार्ल यूंग, जिन्होंने बताया है, जिन्होंने एम्स एंड एस्पिरेशंस पे फोकस किया है, नाम से ही पता चल रहा है। उनका कहना था कि भाई सिर्फ एग्रेशन एंड सेक्स ही नहीं है जिसके बारे में फ्रूड जो है बताते जा रहे, सिर्फ वही लाइफ में नहीं होती है, इंसान के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमारे एम्स एंड एस्पिरेशंस का भी इंपॉर्टेंट हाथ होता है। तो उन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में बताया, जहाँ पे वो फोकस करते हुए दिखाई देता है कि पर्सनालिटी जो है वो कंपीटिंग फोर्सेस से बना हुआ है एंड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसके अंदर बैलेंस किया करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बैलेंस कर पाते हो तो तुम ठीक से रह पाओगे।
फर्दर यूंग ने बताया है कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड आर्कीटाइप्स के बारे में। आर्कीटाइप्स इज नथिंग बट इट इज समथिंग जो कि हमारे बिलीव्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं हम थ्रू आवर आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज आर्कीटाइप्स जो कि विच इज नॉट इंडिविजुअली अक्वायर्ड बट इट इज इनहेरिटेड, राइट, विच इज अस इन आवरसेल्व्स। लाइक फॉर एग्जांपल हम गॉड पे भरोसा करते हैं, हम मदर अर्थ पे भी बिलीव करते हैं, सो दैट इज आवर बिलीव्स, दैट इज आवर आर्कीटाइप्स, राइट, विच इज देयर इन आवर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैरन हॉर्नी जो कि बिलीव करती हैं ऑप्टिमिज्म पे। उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा है ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वो बताती हैं कि ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल्स के लिए। इन्होंने फर्दर बताया कि फ्रूट जो है वो वुमेन्स को बहुत इंफीरियर तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। वुमेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कल्चरल से अफेक्टेड होती है देन बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की है डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। ये सारी जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको स्पेशली ध्यान देना। एंड नोट्स जो है वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा जहाँ से तुम नोट्स को रीड आउट कर सकते हो। दिस नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली द हाईलाइटेड वर्ड्स। ठीक है, सो उन्होंने बताया है डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कब होता है, जब हमारे रिलेशनशिप्स हमारे फैमिली या हमारे फ्रेंड्स के साथ या हमारे सोसाइटी के साथ अच्छे ना हो। ओके, एंड ये हमारे चाइल्डहुड में डेवलप हो जाता है जब हमें अपने पेरेंट्स से इनफ लव, केयर एंड सपोर्ट ना मिले। तो बेसिक एंजाइटी भी हमें यहाँ से कहीं ना कहीं डेवलप होते हुए दिखता है इन इंडिविजुअल्स, जहाँ पे उन्हें कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं रहता। ठीक है, एंड हॉस्टिलिटी की फीलिंग डेवलप हो जाती है एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एल्फ्रेड एडलर जो कि बात करती हैं लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट के बारे में। इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे फोकस किया है। ठीक है, एंड इनका अजम्पशन क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो पर्पसफुल होता है एंड गोल ओरिएंटेड होता है या गोल डायरेक्टेड होता है। इन्होंने बताया है पर्सनल गोल्स के बारे में जो कि सोर्स होते हैं ऑफ मोटिवेशन। एंड इन्होंने फर्दर बताया है इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो चाइल्डहुड में अराइज हो जाता है। इट इज समथिंग जब हम बिलीव करने लग जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा इंफीरियर हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, हम गिल्ट में जीने लग जाते हैं, हमें लगता है कि भाई हम किसी लायक नहीं है। सो दैट इज योर इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एंड ये कहाँ से डेवलप होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन द चाइल्ड। ठीक है, so that's why childhood is a very important stage. Next comes Eric Fromm's ह्यूमन कंसर्न। एरिक फॉर्म ने ह्यूमन कंसर्न के बारे में बात की है। इन्होंने बताया सोशल बींग्स कि ह्यूमंस जो हैं वो सोशल बींग्स होते हैं एंड ह्यूमंस जो है इनकी बेसिक डिजायर्स होती हैं, जैसे कि डिजायर ऑफ फ्रीडम, स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस, ट्रुथ। सो ये सारी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं एज अ ह्यूमन बींग, एज अ सोशल बींग। सो दैट ही हैव टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट इज एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन की बात करें तो उन्होंने आइडेंटिटी के बारे में बताया कि कैसे ह्यूमंस जो है वो अपने आइडेंटिटी के ऊपर बहुत फोकस करने लग जाते हैं। ठीक है, इन्होंने फोकस किया है ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस के ऊपर जिसका रोल होता है इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। राइट, नेक्स्ट है हमारे साइकोडायनेमिक थ्योरीज के कुछ क्रिटिसिजम्स। ठीक है, कि भाई साइकोडायनेमिक थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी development, and also we have read about the structure of personality, right? So इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इन डिटेल। तो इसमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स हमें देखने को मिली। नंबर 1, थ्योरीज हैं, ये केस स्टडी पे बेस्ड हैं एंड इनका कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। नंबर 2, हमें देखने को मिलता है कि बहुत स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स के सैंपल लिया हुआ है। ठीक है, तीसरा है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो ठीक से डिफाइन नहीं किए हुए हैं एंड डिफिकल्ट है टू सबमिट फॉर साइंटिफिक टेस्टिंग। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रूट जो है वो इन सभी के सभी थ्योरी में प्रोटोटाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोटोटाइप मतलब मेल्स को ऊपर दिखा रहे हैं एंड फीमेल्स को ओवरलुक कर दिए हैं, उनके पर्सपेक्टिव, उनके एक्सपीरियंसेस को साइडलाइन कर दिए हैं। दैट इज द लूप होल्स इन द थ्योरी ऑफ साइकोडायनेमिक अप्रोच। ओके, नेक्स्ट इज योर कुछ अप्रोचेस जो हम पढ़ेंगे। दैट इज नंबर 1, बिहेवियरल अप्रोच, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिहेवियरल अप्रोच में हम देखते हैं कि बिहेवियर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं उन डेटा पे जिनको वो डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो बिहेवियर्स जब भी पर्सनैलिटी को पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो फोकस करते हैं कि वो उन रिस्पॉन्सेस को, उन एक्शंस को पढ़े जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो उनके हिसाब से पर्सनैलिटी जो है उसको अच्छे से समझा जा सकता है जब हम इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्सेस को समझें, जाने। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सेस को उन्होंने यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी कहा है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जिसे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसे सिखाना चाहेंगे कि भाई सब्जी खा लो, हरी सब्जी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, राइट। तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स जो है वो इनिशियली खुद खाएंगे, ठीक है, हरी सब्जियों को, और फिर बोलेंगे कि बहुत टेस्टी है, खाना चाहिए। और जब बच्चा अपना खाना कंप्लीट कर ले तो उसका फेवरेट कुछ बना देना चाहिए, जैसे चॉकलेट उसे दे देना चाहिए, फिर उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो सीख जाएगा वेजिटेबल्स खाना। एंड जब वो बड़ा होगा तो धीरे धीरे उसे भी समझ में आएगा कि हरी सब्जी खाने से बहुत हेल्थ अच्छा होता है, उसे खुद स्वाद आने लग जाएगा, तो वो चालू कर देगा खाना, राइट। सो हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे उसने सीखा, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसने बिहेवियर को सीखा, राइट, थ्रू रिवॉर्ड्स एंड थ्रू अप्रिशिएशन, राइट। सो यहाँ पे जो बिहेवियरिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर रिसर्चर्स होते हैं, वो बिलीव करते हैं हमारी पर्सनैलिटी के असेसमेंट में, पर्सनैलिटी को समझने में हमारे रिस्पॉन्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड हमारा जो तो इंडिविजुअल्स कैसे पर्सनैलिटी में चीजों को सीख रहा है, तो स्टिमुली रिस्पॉन्सेज के एसोसिएशन से, री से हम क्या करते हैं, पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। That is the main thing which he is trying to say over here. Next is your cultural approach. Cultural approach focus करता है कि भाई कल्चर कैसे हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है बिरहोर, जो कि झारखंड की एक ट्राइब कम्युनिटी है, वहां पे जो लोग है ना वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, मतलब ट्राइबल्स की जिंदगी है। ट्राइबल्स की जिंदगी क्या है कि भाई फॉरेस्ट में रहना है एंड फॉरेस्ट में हंटिंग गैदरिंग करके वो अपना जीवन अर्पण करते हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें स्टार्टिंग से वो ट्रेनिंग देना चालू कर देते हैं। किस चीज की ट्रेनिंग, हंटिंग की या गैदरिंग की ट्रेनिंग, स्किल्स देना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे उनके बच्चों में ना डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं इन द अर्ली एज ऑफ लाइफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वेराज अगर हम दूसरी सोसाइटी की बात करें, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो जनरली उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो सोशलाइज्ड हो, वो ओबीडियंट हो टू एल्डर्स, अपने यंगस्टर्स का ध्यान रखे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करे। सो ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी में एक्सपेक्ट किया जाता है एंड सिखाया भी जाता है, ये सारे बिहेवियर्स प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में जहाँ बच्चों को जहाँ रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की जा रही है, इन कॉन्ट्रास्ट हम देख रहे हैं कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ पे इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, अचीवमेंट ओरिएंटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो डिफरेंट कल्चर है या हमारी कल्चरल डिमांड्स जो है वो कैसे बच्चों को शेप कर रही है, राइट, एंड बच्चों की पर्सनैलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे अबाउट कार्ल रॉजर एंड अब्राहम मैस्लोव के बारे में, ठीक है। तो कार्ल रॉजर का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, लेट्स सी व्हाट इज इट। सो कार्ल रॉजर ने सबसे पहले कहा है फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन के बारे में, ठीक है। उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल्स जो है वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल्स एंड टैलेंट्स टू द फुलेस्ट ऑफ देयर एक्सटेंट पॉसिबल, सो दैट इज फुल्ली फंक्शनिंग इन पर्सन, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जो है वो अपने सभी कैपेबिलिटीज को, सभी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हैं एंड दिस समवेयर और द अदर शेप्स द पर्सनैलिटी, ओके। नंबर 2 हम देखते हैं रॉजर्स के दो बेसिक assumptions, जहाँ पे हम देखते हैं कि बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्टेड होता है एंड अडेप्टिव होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग होता है, ठीक है। यानी कि हम जो भी बिहेवियर कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई गोल होता है, कोई वर्थ होता है, ठीक है। एंड दूसरा जो है हम फोकस करते हैं इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या अडेप्टिव बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट है हमारा रॉजर ने दिया है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। रियल सेल्फ इज ऑल अबाउट कि हम वास्तव में क्या हैं और कौन है, ठीक है। आइडियल सेल्फ इज समथिंग कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, राइट, दैट इज माई आइडियल सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैं आइडियली चाहती हूँ कि मैं अपनी क्लास की बहुत अच्छी स्टूडेंट बनूं, ठीक है, एंड एक्चुअल में मैं हूँ ही नहीं, राइट। सो एक्चुअल में मैं जो हूँ दैट इज माई रियल सेल्फ, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो बनना चाहती हूँ, दैट इज माई आइडियल सेल्फ, ओके। जब हमारे आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में करस्पॉन्डेंस नहीं होता, देन इट क्रिएट्स अ डिस्क्रिपेंसी, या फिर यू कहो अनहैप्पीनेस हो जाती है, डिससैटिस्फैक्शन हमें होने लग जाता है। यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है वो वही दिख रहा है कि भाई हम जैसे सोच रहे हैं खुद के बारे में, क्या हम वैसे हैं। अगर हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं और हम अपने रियल लाइफ में ऐसे ही हैं, तो देन कंग्रुएंस देखने को मिलता है, हम खुश रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे बन जाऊं, लेकिन मैं ऐसे बन नहीं पा रही हूँ, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बन पा रहे हो, राइट। सो देन इट विल बी इनकॉन्ग्रुएंसी विच यू विल सी। तो यहाँ पे पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल होगा जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, एंड यहाँ पे वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल होगा जिसको स्ट्रेस नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट कार्ल रॉजर ने दिया है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज समथिंग जहाँ पे जो थेरेपिस्ट होते हैं उनका रिलेशन बताया हुआ है विद द क्लाइंट, ठीक है। मैं तुम्हारी थेरेपिस्ट हूँ एंड तुम मेरे क्लाइंट हो, ओके। तो अब मैं क्या करूंगी, तुम्हारे
तुमको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कराऊँगी ताकि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बोल पाओ, ठीक है? अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है बिना शेम फ़ील किए हुए तुम सारी प्रॉब्लम्स मुझे एक्सप्लेन करो। इवन इफ तुम ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें काम तरीके से अच्छे तरीके से पेशेंस के थ्रू हैंडल करूँ एज़ अ थेरेपिस्ट। सो दैट इज़ योर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। नेक्स्ट इज़ योर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इसमें क्लाइंट को सेंटर करके एक थेरेपी बनाई हुई है जहाँ पे क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाता है फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट लाइक दैट। ओके, दिस इज द होल थिंग्स व्हिच इज गिवन बाय रॉजर्स इन डिटेल। यही सारी चीजें बताई हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे मैस्लॉ। मैस्लॉ के बारे में हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर तुम लोग रिकॉल कर पाओ तो। हम लोगों ने पढ़ा था कि मैस्लॉ ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में क्या कहा है। उन्होंने हमारी एक पिरामिड दी हुई थी, अगर तुम्हें याद है, मैंने बहुत इन डिटेल में समझाया था वैसे। तो उस पिरामिड में हमारी कुछ नीड्स थी, जैसे बायोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, फिर सिक्योरिटी नीड्स थी, फिर बिलोंगिंगनेस नीड्स थी। अब ये जो 3 नीड्स है ना, ये एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। तो एनिमल्स और हम में डिफरेंस ही क्या रह गया फिर, राइट? सो एनिमल्स में बेसिकली ये है कि उनके अंदर सेल्फ एस्टीम नीड नहीं होती एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स नहीं होती, जो कि हमारे अंदर होती है। तो ह्यूमंस जो है, इनकी रियल जर्नी स्टार्ट ही कहाँ से होती है, जब वो अपने सेल्फ वर्थ के बारे में जानना शुरू करते हैं, कोई अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जज करना शुरू करते हैं, देन सेल्फ एक्चुअलाइज बनने की कोशिश करते हैं, देन दे बिकम ह्यूमन एक्चुअली, राइट? सो दैट इज ओनली रिटन ओवर हियर। यहाँ पे बताया हुआ है बॉक्स में छोटा सा कि भाई हेल्दी पर्सन कौन है। तो हेल्दी पर्सन वो जो अपने समाज में घुल मिल जाए, एडजस्ट कर पाए, ठीक है? वो जो खुद को समझता हो, वो जो प्रेजेंट में रहता हो, वो जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, प्रेजेंट में जिए। ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें डिटेल में लिखी हुई है, एंड आई होप इट विल बी क्लियर आफ्टर रीडिंग। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मैंने इन डिटेल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है व्हाट इज असेसमेंट, सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज असेसमेंट, राइट? सो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है? कि पर्सनालिटी को कैसे हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग वेरियस साइकोलॉजिकल मेथड्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि पर्सनालिटी असेसमेंट में हम 2 अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच एंड एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच को हम कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट, जिसके बारे में अभी तुम यहाँ पे पढ़ोगे, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। एंड एक होगा हमारा इनडायरेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नोइंग और लर्निंग अबाउट पर्सनैलिटी, दैट विल बी नोन एज योर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है? तो सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है ना कि भाई मैं पूछूंगी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे है, तुमसे सामने से पूछूंगी तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में कि बताओ तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। इनडायरेक्टिव में या प्रोजेक्टिव टेक्निक में मैं तुमसे दूसरे सवाल पूछूंगी एंड वो सवाल के जवाब देते देते तुम कहीं ना कहीं मुझे इनडायरेक्टली अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताओगे, राइट? सो सेल्फ रिपोर्ट इज दिस, जहाँ पे डायरेक्टली तुम मुझे अपने पर्सनालिटी के बारे में बता रहे होते हो। सेल्फ रिपोर्ट में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक इंटरव्यू ले रही हूँ, या फिर क्वेश्चन थमा दिया है, उसका आंसर तुम लोग दोगे एंड मैं उस आंसर को देखने के बाद जज करूंगी एंड बहुत सी चीजें तुम्हारे पर्सनालिटी के बारे में पता कर लूंगी, ठीक है? सो एक है तुम्हारा मिनेसोटा मल्टीफैसेट पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जो कि आता है हमारे सेल्फ रिपोर्ट के अंदर ही एक टेक्निक है। सो मिनेसोटा मल्टीफैसेट पर्सनालिटी इन्वेंट्री इज इंपॉर्टेंट, इसे देख के रखना। हैथवे एंड मैकिनले ने इसे डेवलप किया था। इस टेस्ट में हम देखते हैं क्या कि इट कंसिस्ट ऑफ 567 स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स वाले सवाल पूछे जाते हैं। 10 सब स्केल हैं, अब इन्हें तुम्हें आंसर करना होगा, ठीक है? अब तुम इन सारे स्टेटमेंट्स का आंसर करोगे, उसके बाद मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है? इन टेस्ट को इस्तेमाल किया इस टेस्ट का इस्तेमाल होता है टू डायग्नोस हाइपोकॉन्ड्रियस, जिसको डिप्रेशन है उसको डायग्नोस करने के लिए, हाइस्टीरिया है, या फिर साइकोपैथिक डेविएट है, जिसका सिजोफ्रेनिया है। ये सारी प्रॉब्लम्स जिन्हें होती है ना, उन्हें ट्रीट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइसेंक्स की पर्सनैलिटी क्वेश्चनर EPQ, जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, राइट? तो इसके अंदर उन्होंने दिया है इंट्रावर्जन एंड एक्सट्रावर्जन, एक पहला डायमेंशन था। दूसरा डायमेंशन था इमोशनली स्टेबल एंड इमोशनली अनस्टेबल। तीसरा एक है दैट इज योर साइकोटिसिज्म, जो कि लेटर उन्होंने डेवलप किया था। ओके, एक क्वेश्चन है बना दिया जाता है, ठीक है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है? 3 डायमेंशंस के बेसिस पे बनाया हुआ है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे तो तुम्हारे पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा कि क्या तुम इंट्रोवर्ट हो, क्या तुम एक्सट्रोवर्ट हो, क्या तुम इमोशनली स्टेबल हो या नहीं हो। तो तुम्हारे सवाल से कुछ स्कोर्स तुम्हारे आएंगे एंड उस स्कोर्स के बेसिस पे मैं तुम्हें जज करूंगी, ठीक है? दैट इज द थिंग।
नेक्स्ट है हमारा 16 पीआर, दैट इज 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। तो इस ये भी अगेन एक क्वेश्चनर है जिसमें तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके तुम आंसर्स देते हो। ओके इसमें हम फैक्टर एनालिसिस के थ्रू तुम्हारे पर्सनालिटी को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, इसमें ना डिक्लेरेटिव टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डाल दिया जाता है एंड उस सिचुएशन में तुम कैसे रिएक्ट करोगे वो तुम्हें यहाँ पे लिखना होता है। राइट, इस टेस्ट को बेसिकली यूज किया जाता है हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर एडल्ट्स के ऊपर, उनको हेल्प करने के लिए फॉर देयर करियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज योर सोशल डिजायरेबिलिटी एंड एक्वेसेंस। ठीक है, सो सोशल डिजायरेबिलिटी मतलब कि कभी कभार क्या होता है ना कि ये सेल्फ रिपोर्ट का क्वेश्चन है, तुमको दे दिया जाता है, अब तुम आंसर कैसे करते हो, सोशली डिजायर्ड वे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है तुम्हारा कल एग्जाम है तो तुम क्या करोगे आज, अब तुम डर जाओगे सबसे पहले तो, एंड पैनिक होके तुम समझ नहीं पाओगे तुम्हें करना क्या है, एंड तुम एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, तुम एंशियस हो जाओगे, दैट इज योर रियलिटी। तुम जानते हो कि तुम ये करोगे पर तुम लिख रहे हो कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा जितना टाइम बचा है। राइट, तो तुम झूठ बोलोगे यहाँ पे। राइट, सोशली डिजायर्ड वे में रिस्पॉन्स करोगे झूठ मूठ का, तुम्हें पता है कि तुम क्या करोगे पर तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पे, सोशली डिजायर्ड वे में आंसर कर रहे हो। सो दैट इज योर सोशल डिजायरेबिलिटी जो मोस्ट ऑफ द लोग कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्वेसेंस। एक्वेसेंस में हम देखते हैं कि क्या होता है ना कि हम आंसर्स में ज्यादातर यस लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, काइंड ऑफ हम क्या करते हैं, हम सब क्वेश्चन का आंसर यस 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 कर देते हैं। राइट, सो दैट इज इन दोनों मेन, ये दोनों हमारे मेन रीजंस है जिसकी वजह से सेल्फ रिपोर्ट में कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, जिसके वजह से फर्दर आता है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू नो अबाउट अनकॉन्शियस मोटिव्स, फीलिंग्स, डिजायर्स एक्सेट्रा। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की स्टडी जो है वो जनरली एक्सपर्ट्स द्वारा की जाती है, बिकॉज ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, इसको समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। अभी तुम थोड़े देर में पढ़ोगे ना इसके टेक्निक्स तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, सो नेक्स्ट है तुम्हारे कुछ फीचर्स जिनको तुम देख लेना, इट इज नथिंग, जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट कर दी हैं, यू कैन गो थ्रू इट बिकॉज वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है। राइट, सो नेक्स्ट विल बी मूविंग टू रॉशकैक इंक बॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में RIT के नाम से भी याद कर सकते हो। इसके अंदर हम देखते हैं कि हर्मन रॉशकैक ने एक टेस्ट बनाया था जिसके अंदर 10 इंक ब्लॉट्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे। 5 of them were black paper and white paper, 2 of them were red ink and remaining 3 were pastel colors। तो यहाँ पे बताया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये टेस्ट में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक पेपर लिया जाता है, उसमें इंक डाल दिया जाता है। ठीक है, इंक को फोल्ड कर दिया जाता है एंड उसके बाद फिर डिजाइन बन जाता है, जैसे कि तुम यहाँ पे रॉशकैक इंक बॉल टेस्ट का देख रहे हो, यही है एक रॉशकैक इन ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इसमें हम दो चीजें देखते हैं, नंबर 1 इज परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर में हम देखते हैं कि भाई तुम्हें ये पेपर में थमा दूंगी एंड मैं बोलूंगी कि भाई तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बताओ मुझे इन डिटेल, दैट इज योर परफॉर्मेंस प्रॉपर। एंड नेक्स्ट होता है तुम्हारा इंक्वायरी, जो कि दूसरा स्टेज है। तो दूसरे स्टेज में मैं पूछूंगी कि भाई कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से तुम बता रहे हो कि भाई ये है। फॉर एग्जाम्पल इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये कोई टोपी है, लेट्स सपोज मैं बोलूंगी ये हैट है, तो अब मुझसे दूसरे स्टेज में पूछा जाएगा, इंक्वायरी स्टेज में, कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये हैट है। ये सारी सवाल मुझसे पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा टैट, दैट इज ऑल्सो नोन एज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको दिया था मॉर्गन एंड मुरे ने। ठीक है, ये बहुत लेस मोर स्ट्रक्चर्ड है देन दैट ऑफ इंक ब्लॉक्स टेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि भाई 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं, 1 ब्लैंक कार्ड होता है। ठीक है, हर एक पिक्चर कार्ड में ना एक से ज्यादा लोग होते हैं या फिर सिचुएशंस होते हैं। अब उसे देख के तुम्हें रिस्पॉन्स देना होता है। अब तुमको वो कार्ड प्रेजेंट किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि तुम उस कार्ड को देख के कोई स्टोरी बताओ। उस स्टोरी के बेसिस पे हम पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। तो ये इमेज है ऑफ TAT। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा रोजनवेग्स का पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, PF स्टडी जिसे हम कहते हैं। रोजनवेग ने स्टडी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टेस्ट के थ्रू वो कुछ कार्टून्स प्रोवाइड करते हैं, कार्टून लाइक पिक्चर्स या पिक्चर्स दिखाते हैं, जिसमें एक सीरीज ऑफ सिचुएशंस होता है जहाँ पे पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा, एक पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। राइट, सो उस पिक्चर कार्ड को देख के तुम्हें बताना है कि भाई तुम क्या देख रहे हो। ठीक है, एंड उसके बारे में तो वो पिक्चर कार्ड मुझे दिया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा कि भाई उस पिक्चर में तुम्हें क्या दिख रहा है, कौन किसको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या रीजन है। ये सारे सवाल मुझसे पूछे जाएंगे एंड मैं जवाब दूंगी, जिससे मेरे पर्सनैलिटी के बारे में कुछ चीजें तुम्हें जानने को मिलेगी कि मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ तो मैं क्या बिलीव करती हूँ, क्या सोचती हूँ एक्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट है तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जो कि 2024
2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्टली कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करो. सो फॉर दैट यू हैव टू नो बोथ ऑफ देम. तो ध्यान में रखना, पढ़ते हुए चलो, ठीक है. डोंट लीव दिस एट ऑल. सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, ठीक है. अब इसका आंसर तुम दोगे तो इससे मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ फैक्टर्स जानने को मिलेंगे. ये सारी चीजें हैं, ठीक है. Ending of the situation will say something about your attitude, motivation and conflict. Okay. Next is your draw a person test, जिसमें तुम्हें मैं एक पेपर दूंगी, एक पेन दूंगी और मैं बोलूंगी कि भाई किसी पर्सन को तुम बनाओ, ठीक है. अब जब तुम एक पर्सन को वहां पे बना दोगे, ठीक है, तो मैं बोलूंगी उसके डिफरेंट सेक्स वाले पर्सन को बनाओ एंड अब एक स्टोरी क्रिएट करो एंड उस स्टोरी को बताओ, ठीक है. तो अब ये स्टोरी कैसे बनी, क्यों बनी, ये सारी सवाल पूछे जाएंगे एंड यहाँ से तुम्हें मेरे पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा. एंड सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, मेनली उस ड्राइंग को भी अच्छे से एनालाइज किया जाएगा बाय एन एक्सपर्ट. वो बताएगा कि भाई ड्राइंग में अगर इस तरीके से किसी अगर चेहरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी लड़के का चेहरा बनाया लेट्स सपोज, ठीक है, तो उस लड़के के चेहरे को, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, अगेन ड्राइंग पे मत जाना, उस लड़के के चेहरे को मैंने कैसे बनाया है, डार्क किया है, लाइट किया है, उस ड्राइंग के यहाँ पे ड्राइंग को इंपॉर्टेंस दी जाती है. जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया होगा उस ड्राइंग के थ्रू तुम्हें पता चलेगा मेरी पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा बिहेवियर एनालिसिस. डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, ये हमारे पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ चीजें बता रहा होता है. दैट इज योर बिहेवियर, राइट. सो यहाँ पे हम बिहेवियर एनालिसिस पढ़ेंगे, यानी कि बिहेवियर को कैसे एनालाइज किया जाता है. पर्सनालिटी को समझने के लिए बिहेवियर को कैसे साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स एनालाइज करते हैं, दैट यू आर गोइंग टू रीड ओवर हियर. सो नंबर 1 इट इज योर इंटरव्यू. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंटरव्यू में 1-to-1 बेसिस पे सवाल को पूछा जाता है एंड जवाब लिया जाता है. इंटरव्यू के अंदर एक आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें हम क्या करते हैं कि सवाल को पहले से लिख के रखते हैं एंड एक स्ट्रक्चर्ड वे में सवाल पूछते हैं टू गेट टू नो अबाउट द पर्सन्स पर्सनैलिटी एज अ होल फॉर जॉब रिक्रूटमेंट, ऐसे ज्यादातर किया जाता है. नेक्स्ट होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें हम क्या करते हैं कि भाई हम सवाल को रेडी नहीं रखते हैं, हम एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से ज्यादा टाइम लेके हम डिफरेंट डोमेन से पर्सनल सवाल भी कभी कभार पूछ लेते हैं. तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं एंड हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन जो है हम यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं, ठीक है, एंड हम कोशिश करते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सब्जेक्टिविटी. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. अब ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू के कुछ लिमिटेशंस है जो यहाँ पे बताया हुआ कि भाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो साइकोलॉजिस्ट है उसे मेच्योर होना चाहिए, ठीक है. देन अगर हम ऑब्जर्व करें किसी पर्सन को सामने से जाके तो उसका बिहेवियर जो है ना वो दूसरा तरीके का बिहेवियर भी वो शो कर सकता है, राइट. सो दैट ऑल्सो शुड नॉट हैपन, राइट. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. तुम्हारे होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, कि भाई what is which test जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. जिसका आंसर राइट होगा आई विल गिव अ हार्ट टू दैट कमेंट, ठीक है. सो इन सभी में से कौन सा प्रोजेक्टिव टेक्निक है, यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इज इट MMPI, इज इट 16PF, इज इट रॉशकैक इंक ब्लॉट टेस्ट या फिर EPQ. ओके, बिना आंसर को देखे अभी कमेंट में लिखो पॉज करके वीडियो. ओके, now we'll be moving to the next one which is behavioral rating. Behavioral ratings को basically इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में या फिर एजुकेशनल सेटिंग्स में. तो हम बिहेवियर किसका बिहेवियर रेटिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बिहेवियरल रेटिंग करनी है तो मैं किसकी करूंगी, उसी व्यक्ति की जिससे मैं थोड़ा सा इंटरेक्टेड हूँ, जिसे मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो उसका मैं बिहेवियरल रेटिंग करूंगी, ठीक है. यहाँ पे बिहेवियरल रेटिंग्स कुछ लिमिटेशंस बताई हुई हैं. जैसे कि एक लिमिटेशन है कि भाई हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि कोई पर्सन के एक होता है ना कि भाई ट्रेट है जो मुझे एक इंडिविजुअल में अच्छा लगा तो मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल अच्छा है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि पहला नजर का एक इंप्रेशन होता है, राइट. सो पहली नजर में अगर मुझे कोई इंसान की कुछ ऐसी क्वालिटी दिख गई जो मुझे उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, या फिर मुझे लगता है कि वो पर्सन जो है वो अच्छा है या अच्छी है, राइट. सो दैट इज एक फेवरेबल ट्रेट हो गया, ठीक है, या फिर अनफेवरेबल ट्रेट. तो हम किसी पर्सन की किसी एक क्वालिटी को पसंद करते हैं, दैट्स व्हाई वी विल गिव हिम और हर मोर पॉइंट्स या मोर स्कोर. सो दैट इज द थिंग व्हिच वी जनरली सी ओवर हियर बिहेवियरल रेटिंग्स में. दूसरा चीज हमें देखने को मिलता है मिडिल कैटेगरी बायस या फिर एक्सट्रीम कैटेगरी या रिस्पॉन्स बायस, जहां पे हमारा स्केल है, ठीक है. स्केल है तुम्हारा लेट्स सपोज 1 2 3 लेट्स सपोज. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पर्सन को बार बार 1 दे रही हूँ, राइट. मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स को मैं 1 देती जा रही हूँ. तो दैट इज योर एक्सट्रीम कैटेगरी बायस, जहां पे मैं 1 दे रही हूँ या फिर 3 दे रही हूँ. ओके, एंड
एक टेंडेंसी होती है कि बार बार मैं मिडिल कैटेगरी वाले नंबर्स को डोनेट कर रही हूँ, सो दैट इज योर मिडिल कैटेगरी बायसनेस. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेशन. नॉमिनेशन में हम क्या देखते हैं कि भाई ये पीयर असेसमेंट होता है बेसिकली, जहाँ पे हमें एक ग्रुप एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, हर एक स्टूडेंट से पूछा जाता है कि तुम्हें ग्रुप एक्टिविटी में अपना ग्रुप बनाना है. ठीक है, तो अब तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पर्सन ए को सिलेक्ट किया, मैंने बोला कि भाई तुम सिलेक्ट करो कि भाई इतने सारे लोग हैं, तुमको किसके साथ अपना ग्रुप एक्टिविटी करना है, किसी एक को चूज करो. तो वो चूज करेगा पर्सन सी को. तो मैं बोलूंगी भाई पर्सन सी को क्यों चूज किया तुमने, किस लिए चूज किया तुमने, क्या रीजंस है, अपने अपने चॉइसेस के क्या रीजन है वो मुझे बताओ. तो दैट इज योर नॉमिनेशन. ठीक है, अगेन दिस शुड बी ऑल्सो हैपन विद द पर्सन यू आर इंटरेक्टेड विद. लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन तुम्हारा होना चाहिए विद दैट पर्सन. नेक्स्ट इज आर सिचुएशनल टेस्ट. सिचुएशनल टेस्ट की बात करें, मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला हमारा टेस्ट है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट. इस टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड होती है अबाउट अ पर्सन कैसे बिहेव करेगा इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. ओके, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं कि भाई तुम एक एक्टिविटी करो, एक प्रोजेक्ट हम उसे दे देते हैं पर्सन ए को, लेट्स सपोज. ठीक है, अब पर्सन ए को मैंने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट दे दिया करने को, एंड मैंने पर्सन बी को बोला कि भाई तुम्हें इसे असिस्ट करना है. ठीक है, इस पर्सन को तुम्हें असिस्ट करना है, पर तुम इसके साथ कॉपरेट मत करना, इसकी कोई बात मत सुनना, क्योंकि मैं इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहती हूँ. तो अब यह बी पर्सन यहाँ पे जाएगा, ए के साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेगा. ठीक है, तो अब ए पर्सन फ्रस्ट्रेट होके कैसा बिहेव करता है, कैसा रिएक्ट करता है, क्या करता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट में, दैट वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग. सो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ सिचुएशन. आई एम एक्चुअली हियर क्रिएटिंग अ सिचुएशन. मैं देख रही हूँ कि भाई पर्सन ए कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है. राइट, सो दैट इज व्हाट नोन एज योर सिचुएशनल टेस्ट, जहाँ पे मैं किसी पर्सन को सिचुएशन में डालूंगी और मैं चेक करूंगी कि वो कैसा बिहेव कर रहा है. राइट, इट कैन बी अ रियलिस्टिक वन. ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, और इट कैन बी अ वीडियो प्ले आल्सो. सिंपली इट कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ वीडियो प्ले आल्सो. Right, so with this we have completed the whole chapter. I hope everything is clear to everyone. Comment section में अपने homework का आंसर लिखना मत भूलना. Okay, and साथ में ये भी लिखना मत भूलना कि chapter clear हो गया है मैम. Right, so मिलते हैं next video में. Till then, take care. Bye.